नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 9वीं पाठ दिए जल उठे पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पाठ दिए जल उठे। प्रश्न संख्या 1, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? उत्तर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पिछले आंदोलन में स्थानीय कलेक्टर शिरडी को अहमदाबाद से भगा दिया था, जहां कलेक्टर शिरडी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए आया था। वहां से भगाए जाने को वह अपमान के रूप में देख रहा था और इसी अपमान का बदला लेने के लिए कलेक्टर शिरडी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाही के आदेश को भंग करने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दिया। एक समय की बात है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल एक आंदोलन से दूसरा आंदोलन, दूसरे आंदोलन में तीसरा आंदोलन, ऐसे ही आंदोलनों में भाग ले रहे थे और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे। तो एक बार की बात है कि जब वो अहमदाबाद के आंदोलन में अगुवाई कर रहे थे, तब वहाँ के जो शिरडी कलेक्टर थे, कलेक्टर का नाम था शिरडी, तो उन्होंने अहमदाबाद के आंदोलन को दबाने के लिए वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करने के लिए गए थे, पकड़ने के लिए, ताकि उनका वो जो आंदोलन है उन्हें दबा सके। लेकिन लोगों की तादाद देखकर, लोग बहुत ही ज़्यादा होने के कारण वो आंदोलन को दबा ना सके और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन्हें वापस भेज दिया था। तो जिसको शिरडी अपना अपमान समझने लगा और उसका बदला लेने के बारे में सोचने लगा। इसी रंजिश की वजह से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाही के आदेश को भंग करने के लिए जो आदेश जारी किया था मनाही का, कि किसी भी आंदोलन की अगुवाई करोगे तो कानूनी तौर पर गैर कानूनी होगा, तो उसको भंग करने के आरोप में उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। प्रश्न संख्या 2, जज को पटेल की सज़ा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? उत्तर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रास में भाषण की शुरुआत करके कोई अपराध नहीं किया था। ये जज भी अच्छी तरह जानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कलेक्टर ने ईर्ष्या व रंजिश के कारण और अपने अपमान का बदला लेने के लिए गिरफ्तार करवाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे देशवासियों का पूरा समर्थन था। बिना अपराध के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस धारा के अंतर्गत कितनी सज़ा दे, यही सोच विचार करने के कारण जज को 1.5 घंटे का समय लगा। जब शिरडी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया था मनाही के आदेश को भंग करने के कारण, तो बाद में उनको एक अदालत में पेश किया गया, जहाँ पे जज जो उनके खिलाफ फैसला सुन रहा था, तो वल्लभ भाई पटेल को सज़ा सुनाने के लिए उसने 8 लाइनें लिखनी थी। लेकिन उसने वो 8 लाइनें लिखने में 1.5 घंटे का समय लगा दिया था। वो इस कारण लगाया था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जो शिरडी है, कलेक्टर शिरडी है, उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिना बात के ही अपना ईर्ष्या से नफरत करता था, तो ईर्ष्या के कारण और अपनी रंजिश के कारण ही उन्हें गिरफ्तार करवाया था, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई कसूर नहीं था। इसीलिए वो ये भी जानते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे भारत की पूरी जनता का समर्थन है, देशवासी सारे के सारे वल्लभ भाई पटेल के पीछे हैं। तो इसीलिए बहुत ही सोच विचार करने के कारण ही उन्हें 8 लाइनें लिखने के लिए 1.5 घंटे का समय लग गया था। प्रश्न संख्या 3, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाही के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि मनाही के आदेश को उसी समय लागू किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने भाषण की शुरुआत पहले ही कर चुके थे, अतः उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। अंग्रेज सरकार को कोई न कोई बहाना बनाकर कांग्रेस के नेताओं को पकड़ना था। इसी सत्य को बतलाने के इरादे से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को कहा कि अब वे तो अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र के कारण जेल जा रहे हैं, उन्हें भी सावधानी से काम करना होगा।
नहीं तो अंग्रेजी सरकार कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। अतः उन्हें आगे के सफ़र की और अच्छे से तैयारियां करनी होगी। जब शिरडी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाही के आदेश में गिरफ्तार कर लिया था, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो बीच रास्ते में गांधी जी से मिले थे और उन्होंने गांधी जी से कहा था कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। इसका मतलब ये था कि वो बताना चाहते थे गांधी जी को कि ये जो अंग्रेज़ी सरकार है ये कैसे न कैसे करके ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या ये जो हमारे आंदोलन है इन्हें दबाना चाहती है। तो इसी कारण वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं, जिसके कारण वो षड्यंत्र छल कपट करते हैं और जिसके कारण मैं उनके इस षड्यंत्र का शिकार हो गया हूँ, मैं पकड़ा गया हूँ। तो वो मुझे बिना कारण ही लेकर जा रहे हैं, जेल में डालेंगे। तो अब हो सकता है कि मेरे बाद वो आप पर निशाना साधें, आपको गिरफ्तार करें। इसलिए आपको सावधानी से काम करना होगा और ये भी जो भी आप काम करोगे उससे बिल्कुल सावधानी से करना, ताकि आपको ये कोई झूठा आरोप लगाकर आप पर आपको गिरफ्तार ना कर ले। तो आगे जितने भी काम करने हैं पूरी सावधानी से अच्छे से तैयारियां करके फिर ही शुरुआत कीजिएगा और आगे का सारा कामकाज आपके ऊपर है। मैं तो चला। प्रश्न संख्या 4, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने ये किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद जब गांधी जी रास पहुंचे तो दरबार समुदाय के लोगों के द्वारा उनका बहुत ही सुंदर स्वागत किया गया। ये दरबार लौरा रियासतदार होते थे जो अपना ऐशो आराम छोड़कर रास में बस गए थे, केवल गांधी जी को उनके कूच में सहायता प्रदान करने के लिए, जबकि उन्हें भी पता था कि गांधी जी का साथ देने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। गांधी जी ने इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें ये शब्द इन्हीं दरबार लोगों के लिए कि त्याग और ऐसे फैसले लेने के साहस के कारण कहे थे। तो जब महात्मा गांधी जी रास पहुँचे तो उन्होंने जो भाषण दिया था तो उसमें इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें ये जो शब्द कहे थे, तो ये शब्द वहाँ के दरबार लोगों के लिए कहे थे। तो दरबार जो लोग थे वो रियासतदार थे, अर्थात उनके पास एक रियासत होती थी, जैसे एक इलाका अलग सा दे दिया उसके वो मालिक होते थे और उनका जो जीवन था वहाँ से जितना भी टैक्स जो भी मिलता था वो उन्हीं का होता था और पूरे ऐशो आराम से वो रहते थे। तो ऐसे ही दरबार वाले जो रियासतदार होते हैं तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा ऐशो आराम छोड़ दिया, जितना भी वो अपना जीवन व्यतीत करते थे खुशी खुशी अमीरी में, तो वो सब कुछ छोड़ के वो रास में आके बस गए थे, रास में आके रहने लग गए थे। वो इसलिए क्योंकि वो महात्मा गांधी का जो आंदोलन है उसमें सहायता करना चाहते थे, जबकि वो ये भी जानते थे कि महात्मा गांधी का अगर साथ दिया तो उन्हें जेल हो जाएगी। लेकिन वो इन सब बातों की परवाह किए बिना सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर त्याग कर वो रास में आके बस गए थे। और जब गांधी जी ने रास में आके भाषण दिया तो उन्होंने ये जो दरबार लोग हैं इनके लिए शब्द कहे कि इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। ये शब्द इन्हीं दरबार लोगों के त्याग और ऐसे फैसले लेने के साहस के कारण कहे थे। प्रश्न संख्या 5, पाठ द्वारा ये कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तत्कालीन सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है इस पाठ में से सिद्ध होता है कि हर कठिन परिस्थिति को आपसी सूझबूझ और सहयोग से निपटा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के एक चुनौती सामने आई। गुजरात का सत्याग्रह आंदोलन असफल होता जान पड़ा, किंतु स्वयं गांधी जी ने आंदोलन की कमान संभाली। यदि वे भी गिरफ्तार कर लिए जाते तो उसके लिए भी उपाय सोचा गया। अब्बास तैबजी नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। गांधी जी को रास से कनकापुर की सभा में जाना था, वहां से नदी पार करनी थी। इसके लिए गांव वासियों ने पूरी योजना बनाई। रात में नदी पार की गई। इसके लिए झोंपड़ी, तंबू, नाव, दियों आदि का प्रबंध किया गया। सारा कठिन काम चुटकियों में संपन्न हो गया। इसी पाठ में सभी
के आपसी सहयोग के कारण ही सभी कार्य आराम से बिना किसी कठिनाई के संपन्न होते चले गए। तो जब महात्मा गांधी जी रास में आए थे तो उन्होंने कनकापुर जाना था। तो वहाँ पे जब जाना था तो ये जो काफ़ी सारे काम थे जो रातों रात में निपटाने थे, तो इसीलिए ये जो सारे कठिन काम थे ये बहुत ही सूझबूझ से ही और आपसी सहयोग से ही पूरे किए जा सकते थे, नहीं तो नहीं। तो इस पाठ में यही सिद्ध किया गया है कि ये जो जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आई हैं, मुश्किलें आई हैं, तो उनको आपसी सूझबूझ और सहयोग से ही निपटाया जा सका है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को शिल्डी ने गिरफ्तार कर लिया था तो ऐसा लगता था जैसे गुजरात का जो आंदोलन है वो विफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो उसका असफल हो जाना ही लगता था कि असफल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने उस आंदोलन की कमान संभाली, अर्थात उन्होंने उस आंदोलन की अगुवाई की। अब जब वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया था शिल्डी ने, तो वो जाते जाते बता के भी गए थे कि मैं तो चला हूँ, अब आपकी बारी हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी को भी पता था कि यदि मैं इस आंदोलन की कमान संभाल रहा हूँ तो मुझे भी हो सकता है गिरफ्तार किया जा सके, अर्थात मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसके लिए भी एक उपाय सोचा गया। अब्बास तैयबजी एक और नेता थे जो आंदोलन की अगुवाई करने के लिए तैयार थे। ये सोच के कि अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अब्बास तैयबजी उस आंदोलन का नेतृत्व अगुवाई करेंगे। तो इसीलिए ये सब कुछ सोच समझ के ही आगे के लिए जो रणनीति थी वो बनाई गई। तो गांधी जी को जब रात से कनकपुर की सभा में जाना था तो वहाँ से नदी पार करनी पड़ती है। तो उस नदी को रात ही रात में पार करना था, तो सारे गाँव वासियों ने मिलकर एक योजना बनाई। तो रात ही रात में वो नदी पार की गई। इसके लिए झोंपड़ी बनाई गई, तंबू लगाए गए, नाव का प्रबंध किया गया, यहाँ तक कि दिए भी काफ़ी मात्रा में मंगवाए गए ताकि वो जो रात का अंधेरा था उन्हें दूर किया जा सके। तो सारा कठिन काम चुटकियों में संपन्न हो गया था। तो कुछ ही समय में वो इसलिए हो पाया क्योंकि सभी ने अपना अपना सहयोग दिया और आपसी सूझबूझ के कारण ही ये काम बड़े ही आराम से बिना किसी कठिनाई के ये संपन्न होते चले गए थे। पाठ संख्या 6, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है, गांधी जी और सत्याग्रही शाम 6 बजे चलकर 8 बजे कनकापुर पहुँचे। वहीं आधी रात में महिसागर नदी पर फैसला लिया गया कि नदी को आधी रात के समय जब नदी में समुद्र का पानी चढ़ जाता है उस समय नदी को पार किया जाएगा ताकि लोगों को कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात के समय जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सब के हाथों में दिए थे। इसी तरह का दृश्य नदी के दूसरी ओर भी था। नदी के दूसरे ओर भी पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात के लगभग 12 बजे महिसागर नदी का किनारा पानी से भर गया। जब गांधी जी रात से कनकापुर के लिए रवाना हुए तो उन्होंने शाम 6 बजे से शुरू किया और 8 बजे वो कनकापुर पहुँचे। लेकिन इस बीच में उन्होंने नदी पार करनी थी। तो नदी को पार करने के लिए जो फैसला लिया गया तो वो ये था कि नदी उस समय पार की जाए जब समुद्र का पानी ज़्यादा हो, मतलब ऊपर चढ़ा हुआ हो। इसका कारण ये था कि नदी के किनारे पे जो कीचड़ था, दलदल भी थी, कीचड़ था, उसके बीच में से ज़्यादा चल कर ना जाना पड़े। तो इसलिए फैसला लिया गया कि जब समुद्र का पानी चढ़ जाए, समुद्र का पानी चढ़ने के कारण नदी के में पानी ज़्यादा आ जाता था और कीचड़ ज़्यादा नहीं रहता था। तो इसी कारण ये फैसला लिया गया था। और रात के समय जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब अंधेरा भी ज़्यादा हो गया और अंधेरा को दूर करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे दिए जलाए, लेकिन उन दियों का जो प्रकाश था वो इतना प्रभावशाली नहीं रहा क्योंकि अंधेरा बहुत ही ज़्यादा घना था। तो क्या देखते हैं कि जब वो नदी पार कर रहे हैं ना, तो नदी के किनारों पर हजारों लोग अपने हाथों में दिए लेकर एक किनारे पे खड़े हो गए
तो उनके हाथों में दिए थे और प्रकाश हो गया। तो इसी तरह ही एक किनारे से अब जब दूसरी किनारे की ओर बढ़े तो दूसरे किनारे की तरफ का नज़ारा भी वैसा ही था। वहाँ पर भी हजारों लोग अपने हाथों में दिए लेकर नदी के उस किनारे भी खड़े हुए थे। तो अब दोनों तरफ रोशनी थी, तो बहुत ही रात के समय में भी बहुत ही आराम से महात्मा गांधी जी ने वह नदी पार कर ली थी और सत्याग्रही का इंतज़ार कर रहे थे वो लोग सारे। तो रात के लगभग 12 बजे महिसागर नदी का किनारा पानी से भर गया था। तो समुंदर का पानी चढ़ आया था। पानी चढ़ने की खबर सुनकर गांधी जी झोंपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुँचे थे। गांधी जी ने के कहाँ से चलते हैं वहाँ से चलते हैं, महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे सुनाई देने लगे और उन्हीं नारों के बीच नाव रवाना हुई जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो। जब कोई शब्द जोर से पुकारा जाता है तो उस शब्द के उपरांत उसी से उत्पन्न शब्द सुनाई देता है, क्योंकि नदी के दूसरी ओर जमा हुए लोग भी उसी तरह से महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे लगा रहे थे। नदी के दोनों तटों पर मेले जैसा दृश्य हो रहा था। तो जब महात्मा गांधी जी रात से कनकपुरा के ओर रवाना हुए, तो जब वो सारे लोग किनारों पे आ गए थे, तब दोनों तरफ से जब किश्ती रवाना हुई, नाव रवाना हुई, तो लोगों ने नारे बोलने शुरू कर दिए, जयकारे बोलने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। तो ऐसे स्वर एक तट से आने लगे। जैसे ही नाव चली तो नदी के दूसरे तट पर भी ऐसे ही नारों की आवाज़ शुरू हो गई। तो ये नारे बहुत ही ऊंचे स्वर में लग रहे थे और लोगों के बीच में उत्साह था। तो जब महात्मा गांधी जी की जो नाव थी वो चली तो रघु काका उसे चला रहे थे, और लेकिन ये जो नारे थे लोगों के ये दोनों ओर से आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था वो नदी नहीं है, वो पहाड़ है। तो पहाड़ पे क्या होता है, उसकी विशेषता ये है कि जब पहाड़ में कोई ध्वनि होती है तो उसकी प्रतिध्वनि भी होती है। अगर कोई आवाज़ बोलते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि में वापस हमें वही आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे ही जब एक किनारे पे नारे लग रहे थे तो दूसरे किनारों से वही नारों की आवाज़ वापस आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो नदी नहीं, वो एक पहाड़ या घाटी है। तो इसलिए तो वो नदी ना लग के पहाड़ लग रहा था। तो बाद में जब महात्मा गांधी जी उस पार चले गए, लोगों के नारे दूसरी ओर से भी आने लगे और वो जो सारा दृश्य था एक मेले के जैसा दृश्य हो गया था। प्रश्न संख्या 7, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी ने इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? उत्तर है, इस कथन द्वारा गांधी जी की दृढ़ आस्था, सच्ची निष्ठा और वास्तविक कर्तव्य भावना के दर्शन होते हैं। वे किसी भी आंदोलन को धर्म के समान पूज्य मानते हैं और उसमें पूरे समर्पण के साथ लगते थे। वह औरों को कष्ट और बलिदान के लिए प्रेरित करके स्वयं सुख सुविधा भोगने वाले ढोंगी नेता नहीं थे। वे हर जगह त्याग और बलिदान का उदाहरण स्वयं अपने जीवन से देते थे। ये धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। ये जो शब्द थे ये महात्मा गांधी जी के शब्द थे। इन शब्दों से गांधी जी की दृढ़ आस्था, सच्ची निष्ठा और वास्तविक कर्तव्य की भावना के दर्शन होते हैं। तो ये जो आंदोलन को धर्म के समान पूज्य मानते थे महात्मा गांधी जी, और उसे पूरे समर्पण से, पूरी निष्ठा से पूरा भी करते थे। तो उसके प्रति जितना भी कष्ट है, बलिदान है, वो स्वयं ही देते थे, कष्ट स्वयं ही सहते थे। तो वो दूसरे नेताओं की तरह नहीं थे जो लोगों को कष्ट और बलिदान के लिए प्रेरित करें और खुद सुख सुविधा भोगें। तो ऐसे ढोंगी नेता वो बिल्कुल नहीं थे। तो इसीलिए वह जितने भी उन्होंने आंदोलन किए हैं उसमें उन्होंने स्वयं अपने कठिन कष्ट भी सहे हैं
और पूरी यात्रा बलिदान के साथ ही तय की है। तो वे हर जगह त्याग और बलिदान का उदाहरण स्वयं अपने जीवन से ही देते थे, ना कि सिर्फ कहते थे। प्रश्न संख्या 8, गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे, फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? उत्तर है, अंग्रेज अधिकारी भी गांधी जी की स्वाभाविक विशेषताओं से परिचित थे। वह जानते थे कि गांधी जी छल और असत्य से कोई काम नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने इस डर से एहतियाती कदम उठाए कि गांधी जी ने कहा था कि मही नदी के तट पर भी नमक बनाया जा सकता है। इसीलिए नदी के तट से सारे नमक के भंडार नष्ट करवा दिए गए ताकि गांधी जी नदी के तट पर ही नमक बनाकर कानून ना तोड़ सकें। तो जब अंग्रेज अधिकारी गांधी जी के जो स्वाभाविक विशेषताएं थी, जो से बिल्कुल जानी जान थे, क्योंकि उस समय के जो महात्मा गांधी है वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, तो सभी उनके बारे में अच्छे से जानते थे और वो जो कहते थे वो करते भी थे। तो जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो महात्मा गांधी जी को अच्छे से जानते थे कि वो छल और असत्य झूठ नहीं बोलेंगे और कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो असत्य हो और छल कपट करके करेंगे। तो वो सभी ये बातें जानते थे। इसलिए एक बार क्या है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो मही नदी है उस नदी के किनारे पे समुंदर में पानी होने के कारण वो सारा नमक मही नदी के किनारे आ जाता है, तो मही नदी के किनारे पे भी नमक बनाया जा सकता है। तो ये बात जब महात्मा गांधी जी ने कही थी तो ये बात अंग्रेज़ों तक पहुंची और अंग्रेज समझ गए थे। तो इसीलिए वैसे तो वो महात्मा गांधी को जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मही नदी के किनारे जितने भी नमक बनाने के भंडार थे उन सबको नष्ट करवा दिया था, ताकि जो महात्मा गांधी जी हैं वो मही नदी के तट पर ही नमक बनाकर कानून ना तोड़ सके। तो इसीलिए उन्होंने वो सारे के सारे जो भंडार थे नमक बनाने के वो नष्ट करवा दिए थे। प्रश्न संख्या 9, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? उत्तर है, जब गांधी जी महिसागर नदी के पार उतर गए फिर भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े रहे ताकि गांधी जी के पीछे आ रहे सत्याग्रही भी तट तक पहुंच जाएं और उन्हें दियों का प्रकाश मिल सके। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। उन लोगों को पता था कि उनके सत्याग्रह में अभी और भी लोग जुड़ने वाले हैं। उन लोगों को भी नदी पार करवाना जरूरी था ताकि उन्हें भी सही रास्ते का पता चले और उनके सत्याग्रह में लोगों की संख्या बढ़े, ताकि अंग्रेज सरकार उनके कूच को ना दबा सके और वह नमक बनाकर कानून को तोड़ सके। तो जब महात्मा गांधी जी कनकपुरा जो नदी थी वो पार करके कनकपुरा पहुंच गए थे, तो जो लोग नदी के दूसरे किनारे पे दिए लेकर खड़े थे, महात्मा गांधी जी के पहुंचने के बाद भी फिर वो दिए लेकर किनारे पे खड़े रहे। वो इसलिए खड़े रहे क्योंकि वो जानते थे कि महात्मा गांधी जी के साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो वो भी शायद आधी रात को नदी पार करके आएंगे, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो कहीं रास्ता ना भटक जाएं। उनको भी इन दियों का प्रकाश चाहिए होगा, उनको इन दियों के प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए वो रात के समय में वहीं पर दिए लेकर खड़े रहे और उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे जो महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए हैं और वो नदी पार करना चाहते हैं। तो उनको अंधेरा भटका ना दे, उनको अंधकार को दूर करने के लिए वो दिए लेकर फिर भी वहीं पे खड़े रहे। और वो ये बात अच्छे से जानते थे कि सत्याग्रह के आंदोलन के लिए या सत्याग्रह के लिए जितने भी लोग महात्मा गांधी के साथ जुड़े हैं वो ज़रूर आएंगे, और काफ़ी सारे लोग आए भी। तो वो बहुत सारी संख्या होने के हो गई और वो अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कूच की थी तो वो दबाना चाहते थे अंग्रेज़ी सरकार पर। वो सारे के सारे असत्याग्रह आंदोलन के साथ जुड़े होने के कारण, और वो चाहते थे कि अंग्रेज़ी सरकार की हुकूमत है उनको दबाया जाए और नमक
जो कानून बना था नमक ना बनाने का, उसको नमक बनाकर तोड़ें। तो इसलिए लोग वहाँ पे दिए लेकर खड़े रहे थे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।